आपने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज में देखा होगा कि भारत भी अब हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल के एलीट क्लब में। ये क्या है? यह हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, जिसको आप बोलते हैं HSTDV। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, DRDO के द्वारा बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो क्या है यह, इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। 8 सितंबर 2020 को DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया, और ध्यान दें इसका पहला परीक्षण 2019 में किया गया था। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर है क्या चीज, और क्यों भारत बहुत ही उत्साहित है इस कामयाबी को लेकर के। तो देखिए, जब हम मिसाइल को क्लासिफाई करते हैं, मतलब वर्गीकृत करते हैं, तो उनमें एक मिसाइल होती है क्रूज मिसाइल। और क्रूज मिसाइल जो है सामान्यतः जो है यह शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है, मतलब इसकी जो रेंज होती है बहुत ज्यादा दूर नहीं होती है, छोटी होती है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतनी छोटी रेंज के लिए हम मिसाइल क्यों बनाते हैं? क्योंकि क्रूज मिसाइल की जो खूबी क्या है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो क्रूज मिसाइल भी अब अपनी गति के आधार पर, अपने वेग के आधार पर 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सबसोनिक, फिर सुपरसोनिक एवं हाइपरसोनिक। सबसोनिक क्या होती है? जिसकी स्पीड यानी जो गति होती है वो ध्वनि की गति से कम होती है, उसको हम बोलते हैं सबसोनिक। तो उदाहरण के लिए, जैसे अमेरिका का टोमाहाक जो मिसाइल सिस्टम है वो क्या है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत के पास भी एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसका नाम क्या है? निर्भय। और उसकी रेंज कितनी है? केवल 1000 किलोमीटर। स्पीड है आपकी 0.8 मैक। 1 मैक का मतलब ध्वनि की गति, तो 1 मैक से कम यानी 0.8 मैक, 0.8 मैक की स्पीड है निर्भय की। अब उसके भी जब आगे बढ़ते हैं तो होती है क्या? सुपरसोनिक मिसाइल। अब ये क्या होती है? ध्वनि की गति से यदि 5 गुना तक स्पीड है अगर, मतलब ध्वनि की गति से अधिक और ध्वनि के गति के 5 गुने से कम, तो ये कहलाती है सुपरसोनिक। मतलब इसकी रेंज क्या हो गई? रेंज मतलब स्पीड की रेंज, मैं दूरी की रेंज की बात नहीं कर रहा हूं। जो स्पीड की जो रेंज है 1 मैक से लेकर के 5 मैक तक होती है सुपरसोनिक। अब इसका उदाहरण क्या है? इसका सबसे शानदार उदाहरण है जो भारत और रूस ने मिलकर के डेवलप किया, ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है, जिसकी रेंज सामान्यतः 300 से लेकर के 500 किलोमीटर तक है। अब देखिए रेंज कम हो गई, लेकिन इसकी जो गति है वो 2 से 3 मैक के बीच में होती है। और दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ध्यान रखिएगा, दुनिया की मैं बोल रहा हूं, मतलब अमेरिका और चाइना के पास भी नहीं है अभी कोई ऐसी क्रूज मिसाइल जो कि टैक्टिकल ट्रायड को कंप्लीट कर चुकी हो। अब एक टैक्टिकल ट्रायड क्या होता है? मतलब इसे जल, थल, नभ कहीं से भी आप लॉन्च कर सकते हैं। तो ब्रह्मोस की बहुत बड़ी खूबी ये है। तो स्पष्ट है, सुपरसोनिक मिसाइल की बात की जाए तो भारत काफी आगे यहाँ पे। और इसके बाद आती है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मतलब जिसकी गति 5 मैक से ज्यादा हो, यानी ध्वनि की गति से 5 गुने से भी ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक मिसाइल। तो क्या भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया? नहीं। यह डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल है यार।
मतलब जो गति प्रदान करेगा मिसाइल को, स्क्रैमजेट इंजन है और यह कामयाब रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अभी दुनिया का कोई भी देश जो है हाइपरसोनिक मिसाइल बना नहीं पाया है। भारत के पहले अमेरिका, रूस और चाइना, वो भी डेवलपमेंटल फेज में है और ये टेस्ट वो कामयाबी पूर्वक पूरा कर चुके हैं जो अभी अभी हमने किया। तो भारत भी उन एलिट क्लब में शामिल हो गया और दुनिया का चौथा देश है जिसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HFTDV का सफल परीक्षण किया। तो वाकई बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अब कुछ तथ्य हैं। उड़ीसा के अब्दुल कलाम परीक्षण कॉम्प्लेक्स में इसका टेस्ट हुआ, ये याद रखिएगा। और अभी मैंने बताया आपको कि ये स्क्रैमजेट पर आधारित है। अभी तक जो क्रूज मिसाइल में भारत जो इंजन यूज करता है वो कौन सा होता है? रैमजेट इंजन। लेकिन रैमजेट इंजन की लिमिटेशन क्या है कि 3 मैक से अधिक गति नहीं मिल सकती आपको। यह लिमिटेशन है, यह सीमा है यह रैमजेट इंजन की। तो यदि आपको हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है तो आपको स्क्रैमजेट इंजन जो है यूज करना होगा, जो कि रैमजेट का ही एडवांस वर्जन है। तो स्क्रैमजेट इंजन में 2 दिक्कतें आती हैं, क्योंकि देखिए उतने हाई स्पीड से जब वो उड़ेगी कोई भी डिवाइस, क्या मिसाइल हो गई या रॉकेट हो गया, तो क्या होगा? बहुत हाई एरोडायनेमिक फोर्स लगेगा उसके ऊपर और तापमान बहुत ज्यादा होगा। तो उसको सस्टेन करने की क्षमता, उसको झेलने की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी और भारत ने करके दिखा दिया है। जो भारत ने परफॉर्म किया उसकी गति 6 मैक से अधिक थी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने लक्ष्य को हासिल कर दिया, और जिसमें 2500 डिग्री का तापमान और एयर स्पीड भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस इतना रखिए कि डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और कहाँ से? तो उड़ीसा के अब्दुल कलाम परीक्षण कॉम्प्लेक्स के, और ये स्क्रैमजेट इंजन आधारित तकनीक है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पिछले 94 वर्षों में अगस्त माह में सर्वाधिक वर्षा। आप देख रहे हैं क्या हाल है। हालांकि ध्यान रखिएगा, ये फोटो जो है सांकेतिक है, फोटो पुरानी है, यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि ये फोटो तो तत्काल की है अभी, लेकिन ये जो फोटो है ये पुरानी है, सांकेतिक है। तो क्या हुआ? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1926 के बाद अगस्त 2020 में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। कितनी? 32.7। अब ध्यान रखिएगा, अब 1926 के बाद मैं कह रहा हूं तो केवल अगस्त महीने की बात कर रहा हूं। मतलब 1926 के अगस्त, फिर अगले वर्ष के अगस्त, फिर हर साल के अगस्त महीने में आप जो वर्षा होती है उसका रिकॉर्ड देखेंगे तो 2020 में सर्वाधिक रिकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य से 27% अधिक थी। और यह वर्षा बंगाल की खाड़ी में लंबे समय तक बनने वाले निम्न दाब तंत्र के कारण थी। और यहां एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस मानसून सत्र में जो टोटल बारिश हुई है, जो वर्षा हुई है, वो सामान्य से 7% अधिक रिकॉर्ड की गई है। अब सामान्य मानसून किसको बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो मानसून का जो एक मानक स्तर है उसके 96% के लेकर 104% तक यदि वर्षा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य बोलते हैं। और भारत में जो मानसून का सत्र होता है सामान्यतः जून के
सितंबर तक होता है। अब देखिए एक यहाँ नया टर्म आपको मिल रहा है LPA। तो भारत में जो मानसून क्षेत्र होता है उनमें 12 से 13 LPA होते हैं, और जिनमें से 6 जो हैं इस बार अगस्त में हुए हैं। अब सोच लीजिए टोटल कितने होते हैं, 12 से 13, और 6 अकेले हो गए अगस्त में, तो कितनी बारिश हो गई। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब देखिए कि सितंबर की शुरुआत से बारिश लगभग नहीं के बराबर हुई है। तो जब लंबे समय तक अत्यधिक वर्षा के बाद एक बड़े अंतराल तक जो ड्राई वेदर होता है, तो यह भी क्या है, जलवायु परिवर्तन का एक इंडिकेटर है, और यह मानसून के पैटर्न में बदलाव का एक अंग है। तो ध्यान रखिएगा, लंबे समय तक खूब वर्षा हुई और उसके बाद एक बड़ा अंतराल क्या, सूखा जा रहा है, ड्राई जा रहा है। तो इसका मतलब क्या कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। अब इस वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहां पड़ा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। अब यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग इस वक्त मुंबई एवं चेन्नई के लिए अर्बन फ्लड फॉरकास्टिंग सर्विस लॉन्च किया था, जिसमें बाद में बेंगलुरु और कलकत्ता को भी शामिल किया गया। आपको मालूम है, देखते हैं जब भी मुंबई में या चेन्नई में बारिश आती है तो वहां बहुत ही अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। आप बराबर न्यूज चैनलों पर ये देखते होंगे कि मुंबई में बारिश हुई और पानी काफी सड़क के ऊपर आ गया, कई सारी कॉलोनियों में घरों में पानी चला गया। तो इसके लिए मौसम विभाग ने पहले से तैयारी कर रखी थी कि कितनी वर्षा होने की संभावना है, उसकी फॉरकास्टिंग यानी भविष्यवाणी पहले कर दी थी। बाद में बेंगलुरु और कोलकाता को भी इसमें जोड़ लिया था। और अंत में बता दूं आपको कि IMD यानी भारतीय मौसम विभाग के जो डायरेक्टर जनरल हैं इस समय वो है मृत्युंजय महापात्र जी। ये हैं भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का यह करेंट इश्यूज का टॉपिक, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और इनके अलावा कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जो कि करेंट ट्रेंड में चल रहा हो, न्यूज में चल रहा हो, जो आपको लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, पर्याप्त जानकारी नहीं है, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे नंबरों पे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उन पे भी वीडियो बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।